आज हम लोग देखेंगे हमारा सीटेट का एग्जाम जो होने वाला है, नोटिफिकेशन आ चुका है, उसका सिलेबस क्या है। हमने बहुत कुछ पढ़ लिया है पहले से, आज देखने पर पता चलेगा कि अपने सिलेबस में से हमने क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें कवर करी हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट है जो बाकी है। ठीक है, तो पहले एक बार सिलेबस देख लेते हैं कि इस बार के सिलेबस में क्या कुछ चेंजेस है या नहीं है, कुछ इंक्लूड हुआ है कि नहीं। सबसे पहले देखिए सीडीपी, सबको पता है कितने नंबर का रहेगा सीडीपी। टोटल 15 नंबर का रहने वाला है। मेन सिर्फ स्पेशली उसमें छोटे बच्चों से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा और 15 नंबर ओवरऑल सारे बच्चों से, मतलब एडोलसेंस के एज तक। और उसके पहले 15 नंबर आप पढ़िएगा तो एक जो कॉन्सेप्ट हम लोग लेके चले थे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का वर्ल्ड वाइड, जो कह सकते हैं यूनिवर्सल जो चीजें लागू होती हैं, क्वेश्चन उस टाइप से ही रहेंगे। जैसे एक लास्ट दिन आपने जो क्वेश्चन दिखाया था, तथ्य वाले क्वेश्चन, तर्क वाले क्वेश्चन, आप कहीं से वो थ्योरी नहीं निकाल के लाइए किस थ्योरी से हमने ये समझा था, आपको कितना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है उससे रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। 15 नंबर के टोटल वैसे वाले ही क्वेश्चन रहने वाले हैं। ठीक है, और बाकी जो 15 बच रहा है उसमें हमने जो थ्योरीज पढ़ा है, डायरेक्ट थ्योरी बेस्ड पूछ सकता है, नाम पूछ सकता है कि किसकी थ्योरी है या उससे रिलेटेड क्या चीजें हैं वो पूछेगा। लेकिन ये जो 15 नंबर का क्वेश्चन रहेगा वो बिल्कुल तर्क पर रहेगा, आपके अपने कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर डिपेंड करेगा कि आपने जो सीडीपी पढ़ा उसको कैसे पढ़ा कि आप तर्क के साथ उसका उत्तर दे सकते हैं। तो हम लोग जितना भी पढ़ रहे हैं, जैसे से फर्स्ट दिन जो मैंने क्लास लिया था और मैंने बताया था कि डेवलपमेंट एंड ग्रोथ वाली जो चीजें बताई थी कि हम दो बच्चों के बीच तुलना नहीं करेंगे, तुलना कभी भी नहीं करेंगे। एजुकेशन के सेक्टर में दो बच्चों के बीच कभी भी तुलना नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग इंडिविजुअल डिफरेंसेस लेके चलते हैं, तुलना नहीं करेंगे। और दूसरा, क्या जो ग्रोथ होता है सब में एक जैसा होता है? ये भी नहीं। ये भी चीजें समझने वाली चीजें थी कि हाँ ये ऐसा नहीं होगा। सेकंड जो चीज है, 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स। जब हमने कह दिया स्पेशल नीड्स तो इसमें वो सारे बच्चे आ जाएंगे जो नॉर्मल लाइफ स्पैन नहीं जी रहे हैं, जो आपने कहा था कि अनाथ हैं, दृष्टिबाधित हैं, किसी तरह के रोग से ग्रसित हैं या हेरिडिटी वाइज उनको कुछ ज्यादा मेंटल इशू है, बहुत जल्दी लर्न नहीं कर पा रहे हैं, सीख नहीं पा रहे हैं, तो ये सारी चीजें आ जाएगी चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स की। वैसे बच्चों के लिए आप जो क्लास दीजिएगा, क्यों? क्योंकि हमने इंक्लूसिव एजुकेशन की बात की। इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होता है? समावेशी शिक्षा ना। जैसे हमारा पहले का जो क्लासरूम होता था, आप देखते होंगे उसमें कि जो अंधे बच्चे हैं वो साथ में नहीं पढ़ रहे हैं। अंधे बच्चों के लिए तो अभी भी सुविधा है कि उनको अलग ही रखा जाए, लेकिन जो थोड़े बहुत मानसिक रूप से कमजोर हैं वो बच्चे नहीं पढ़ते थे, उनको अलग से ही मेंटल रिटार्डेड स्कूल में भेजा जाता था। लेकिन अभी आप देखिए कि नॉर्मल स्कूल्स में उनको रखा जा रहा है और स्कूल को अलग से एक काउंसलर रखना पड़ता है उन लोगों के लिए, काउंसलिंग के लिए। नॉर्मल बच्चों की तो काउंसलिंग कराएंगे ही, लेकिन जो स्पेशल नीड वाले बच्चे हैं उनकी काउंसलिंग करने के लिए। तो जब हम समावेशी शिक्षा की बात करेंगे तो वो क्लासरूम प्रोग्राम कैसा होगा, एज अ टीचर आप कैसे लेकर प्रमोट करिएगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूरे 5 नंबर के आने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद आता है लर्निंग एंड पेडागोजी। लर्निंग एंड पेडागोजी, हमने लर्निंग शिक्षण पढ़ा, सीखना, कैसे सीख रहे हैं, अधिगम उसी में आ गया। ये जो लर्निंग है ना, इसे कहेंगे अधिगम। आपके सीखने की जो क्षमता होती है वही तो अधिगम कहलाता है। आपने जो सीख लिया, अब आप उसका आउटपुट कैसे देंगे, आउटपुट देने का जो प्रोसेस है वो आ जाएगा आपका पेडागोजी में। आपसे जब पूछा जाता है किसी भी सब्जेक्ट का पेडागोजी, तो यही पूछा जाता है कि एज अ टीचर आप कैसे उस चीज को हैंडल कर रहे हैं। थ्योरीज आपने पढ़ लिया, उसको अप्लाई कैसे करिएगा। हमने वाइगॉत्स्की पढ़ा, चॉम्स्की पढ़ा, जितने भी लोगों की थ्योरी पढ़ी, पढ़ने के बाद हमने क्या समझा कि भाई हमारे क्लास में बच्चा है, वो अपनी मातृभाषा में बात करेगा, हम अलाउ करेंगे, करेंगे अलाउ। हमने ये भी सीखा कि बच्चे को ग्रुप में बात करने की आज़ादी देंगे, अगर बच्चा खुद में बड़बड़ा रहा है तो वो भी उसके भाषा के लिए ठीक ठाक है, काम करेगा, कोई भी चीज़ें बेकार नहीं जाएंगी। तो ये जो हमने पढ़ा उसको अप्लाई कैसे करेंगे, क्लासरूम में वैसा मैनेजमेंट करके, तो वही आ जाएगा हमारी पेडागोजी में। उसके बाद आता है पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। कितने नंबर का है? 15 नंबर, और ये भी 15 नंबर। लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, 30 नंबर का आपका हिंदी आता है, 30 नंबर की आपकी इंग्लिश आएगी।
30 नंबर में 15 नंबर आएगा कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। और कॉम्प्रिहेंशन में जो क्वेश्चन रहते हैं, आपको हिंदी में कविता दी रहती है एक, और एक पद दिया रहता है, मतलब पैराग्राफ दिया रहता है, आपको उसको पढ़ना रहता है। 5 क्वेश्चन रहते हैं, वो सॉल्व करने हैं। लेकिन इसमें जो भी क्वेश्चन रहेंगे डायरेक्ट आंसर नहीं रहेगा। इससे पहले अगर कभी आपने बैंकिंग वगैरह दी होगी तो देखते हैं क्वेश्चन, जैसे कि कोई भी पंक्ति है तो आप डायरेक्ट अंडरलाइन करके समझ जाइएगा कि हाँ ये आंसर होगा। लेकिन इसमें कभी भी डायरेक्ट आंसर नहीं रहता है, आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। वो जो भी लाइन है उसका मीनिंग खुद से कंक्लूड करना होगा, उसके बाद ही आप सही आंसर दे पाइएगा। तो ये करने के लिए कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्व करना पड़ेगा। एक दो अचानक से एग्जाम में गए और आपको लगता है बहुत कॉन्फिडेंट है, कोई कविता मिली हम बहुत अच्छा बना लेंगे, नहीं बना पाइएगा, क्योंकि आपने बहुत दिनों से वो सब छोड़ के रखा है, नहीं पढ़ रहे हैं ना अभी तो कंटिन्यूटी में कोई हिंदी कविता नहीं पढ़ रहे होंगे आप। आएगा कहाँ से? स्कूल के टाइम से आएगा। अगर 5 to मिडिल वाली की बात करें तो उतने छोटे लेवल का आएगा। 6 to 8 की बात करें तो 6 to 8 लिखता है, पर क्वेश्चन 10 के ऊपर के लेवल के रहते हैं। 6 to 8 में वो बांध के नहीं देता है क्वेश्चन आपको। ये मत सोचिएगा कि क्वेश्चन का लेवल इजी रहेगा, क्वेश्चन का लेवल हाई रहता है। पद भी जो रहता है, कविता भी जो रहती है, वो 10 से 11-12 तक के लेवल की रहती है, मतलब इतना कठिन रहता है। तो प्रिपरेशन करने के लिए इसका हम लोगों को इसकी भी प्रैक्टिस करनी होगी, ठीक है। लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात करी गई थी, तो मैंने शुरुआत में ही कहा था हम लोग लैंग्वेज वाली क्लास ले रहे थे, हिंदी वाली। तो हमें सबसे पहले देखना है कि लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए क्या ज़रूरी है, इन्वायरमेंट का कितना रोल है, और बाकी नोम चॉम्स्की, वाइगोत्स्की और कौन है एक, तीन के बारे में, जीन पियाजे, वाइगोत्स्की और चॉम्स्की, तीनों की जो थ्योरी है उससे रिलेटेड इस 15 नंबर में 7 to 8 मार्क्स का वही रहता है। डायरेक्ट क्वेश्चन रहेगा, कभी कभी एलईडी किसका दिया हुआ है, इगोसेंट्रिक स्पीच किसका दिया हुआ है, प्राइवेट स्पीच किसका दिया हुआ है। चॉम्स्की ने किसे जरूरी नहीं माना है, तो उन्होंने इगोसेंट्रिक स्पीच का दिया थ्योरी, पर उन्होंने इसे जरूरी नहीं माना। लेकिन वाइगोत्स्की ने प्राइवेट स्पीच दिया और उसे बहुत जरूरी माना, इंपॉर्टेंस भी दिया। तो क्वेश्चन इस साइड से रिलेटेड आ सकते हैं, या फिर इसमें थोड़ा घुमा कर आएगा कि एक बच्चा है ऐसी ऐसी हरकतें कर रहा है और आपको क्या लग रहा है कि ये सही है गलत है, भाषा के विकास के कितना सहायक है। अगर क्वेश्चन आए तो आपको फिर सोच के आंसर करना होगा। बच्चा अगर अपने आप में खुद को गाइड कर रहा है प्राइवेट स्पीच, तो भाषा के विकास के लिए जरूरी है कि नहीं? जरूरी है ना, जरूरी। तो इस तरह के क्वेश्चन रहेंगे पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट में। बोथ लैंग्वेज, हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन रहते हैं, जीन पियाजे, वाइगोत्स्की और चॉम्स्की से। बिल्कुल उनका क्वेश्चन रहना ही रहना है, तो उनको बहुत अच्छे से करना है ताकि कहीं भी उसको नंबर छूटे नहीं। उसके बाद आते हैं मैथमेटिक्स जिनका है सेम चीज है। 15 नंबर आपका रहेगा आपके पोर्शन से, मैथ्स के पोर्शन से, सम के पोर्शन से, और 15 नंबर रहेंगे आपके पेडागोजी, मैथ्स पेडागोजी, कि ये जो मैथ्स का सब्जेक्ट है एज अ टीचर आप उसको कैसे बच्चे को समझाइएगा। अगर कोई पोर्शन है, अलजेब्रा है या हाइट एंड डिस्टेंस है, बच्चे को दिक्कत आ रही है, क्या प्रोसेस लेकर चलिएगा आप, क्लास में कैसा इन्वायरमेंट होना चाहिए ताकि बच्चा इस चीज को, अब बच्चे आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि हाइट एंड डिस्टेंस का यूज नहीं है बहुत ज्यादा, तो आप क्यों पढ़ रहे हैं, मतलब उनका ध्यान उस ओर आप बहुत ज्यादा आकर्षित करने के लिए क्या करिएगा, किस तरह से उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करिएगा। तो पेडागोजी क्वेश्चन में यही सारी चीजें रहेंगी। वो भी कितने नंबर का रहेगा? 15 नंबर का। 30 नंबर का टोटल ये रहेगा। 15 नंबर आप लोग उठा सकते हैं मैथ्स में, क्योंकि मैथ्स अगर 6 to 8 वाली की बात करें तो 10th लेवल तक का मैथ्स पूछता है। उसमें आप बना सकते हैं डाटा, जो बार सारणी वगैरह जो आता है ना, वो आप बना सकते हैं, उसमें नंबर उठ सकता है। अलजेब्रा के कुछ क्वेश्चन इजी भी नहीं रहते, मॉडरेट टू टफ लेवल रहते हैं, मॉडरेट टू टफ। अगर आपका मैथ्स बैकग्राउंड है साइंस वालों का तो थोड़ा तो उनका बैकग्राउंड रहता है, तो वो बन जाता है, प्रैक्टिस की जरूरत रहेगी। नंबर्स के क्वेश्चन रहेंगे, 2-3 नंबर वाले रहते हैं, 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन नंबर से रहते हैं जो आप इजीली बना लीजिएगा। प्राइम नंबर क्या है, आगे कैसे कंक्लूड करके ले जा रहे हैं, या फिर नंबर लाइन से दिया रहेगा, एक फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा, आपको वहां फिल करना रहेगा, ऑप्शन रहेंगे, तो ये 2 नंबर आप बना सकते हैं आराम से, ठीक है। डाटा हैंडलिंग के भी क्वेश्चन बन जाएंगे। मेजरमेंट, टाइम एंड से क्वेश्चन आता है 1 या 2 नंबर, ये भी बन जाएगा। 1 नंबर का जनरली टाइम से क्वेश्चन आता है मैथ्स में। तो जिसका मैथ्स पोर्शन है, अगर आप पेडागोजी में बहुत अच्छे नहीं हैं तो आप अपना मैथ्स
अच्छे से कर सकते हैं, ताकि 15 नंबर, मैंने कहा कि सीडीपी हमारा मेन टारगेट रहेगा कि सीडीपी में हम लोग 28 या 29 लाएं, ठीक है। हिंदी रहेगी उसमें आप 28 ला सकते हैं आराम से, अगर तैयारी अच्छी रहती है, इसमें ले आइएगा। कितने नंबर बन गए आपके? बाकी आपको जो 2 सब्जेक्ट जो भी बच रहे हैं, अगर आप एसएसटी वाले हैं, एसएसटी ईवीएस मिलाकर आप क्या 20 नंबर नहीं ला पाइएगा? आपको टॉप नहीं करना है, सिर्फ 90 चाहिए। आउट ऑफ 150 आपको सिर्फ 90 चाहिए, और यहां से आप काफी नंबर ले आ रहे हैं। 84 आप ले ही आ रहे हैं, आपको 15 नंबर का जुगाड़ कर लो कहीं और से। कहाँ से करोगे? अपनी एसएसटी से कर लो, ईवीएस से कर लो। ईवीएस तो इजी है, पेपर 1 के लिए ईवीएस में आपको अच्छा नंबर मिलेगा। थोड़ा सा ईवीएस ध्यान से पढ़ोगे, ईवीएस में आराम से 20 कर सकते हैं। नहीं भी पढ़िएगा ना ईवीएस, कुछ नहीं पढ़ के गए आप, सिर्फ मेन थ्योरी देता है सरकार, जो गवर्नमेंट जो एक 5 थ्योरी दिया हुआ है ईवीएस को लेके कि क्यों उसने शामिल किया है, किस प्रोसेस में शामिल किया, एक जो क्रम है वो क्या है, उसी से 3 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं, सिर्फ 10 लाइन से। तो ईवीएस इतना इजी है, आप आराम से उसमें 10 नंबर ला सकते हैं। एसएसटी कुछ नहीं आ रहा है, करंट पढ़ते हैं ना आप लोग, एसएसटी में करंट्स के भी न्यूज रहते हैं कि ये वाला जिला है, इसको क्या घोषित किया, इस तरह यहाँ पर किस तरह के जो घर बने रहते हैं मौसम के हिसाब से, ज़्यादा बर्फीले स्थानों में कैसे हैं, या ज़्यादा पानी वाला जहाँ बहुत बारिश हो रही है उस जगह का नाम दे देगा, वहाँ पे घर इस तरह के हैं। मतलब लेवल क्वेश्चन का मॉडरेट टू हाई रहेगा, लेकिन आप बना सकते हैं, क्योंकि आपने स्कूल का बिल्कुल आप सोचिएगा कि बेसिक लेवल का क्वेश्चन नहीं रहता है, थोड़ा तो हाई रहेगा ना। आप टीचर बनने वाले हैं, अब बच्चे वाला क्वेश्चन तो पूछ नहीं सकता है आपसे कि बारिश हो रही है छाता लेके लिखने के लिए, अब ऐसा तो नहीं ना पूछेगा, कुछ तो लेवल रहेगा क्वेश्चन का। और पिछले 2 साल में लेवल थोड़ा हाई भी हुआ है पहले की तुलना में, क्योंकि क्वेश्चन सीडीपी में भी तार्किक क्वेश्चन आ रहे हैं, दिमाग वाले लगाना पड़ रहा है, समय आपका ले रहे हैं, क्वेश्चन लेंदी क्वेश्चन रह रहे हैं। और चूंकि ऑनलाइन रहेगा, लेंदी रहेगा, जब तक प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा नहीं होगा आपका टाइम भी नहीं बचेगा और सारा अटेम्प्ट नहीं कर पाइएगा। तो ऑनलाइन टेस्ट दीजिए जितना दे सकते हैं, ठीक है। इतना से हमारा काम हो जाएगा, इसमें टारगेट रखिए, ठीक है। इतना नहीं गया, इतना इतना भी तो जाएगा, इतना जाएगा ना, इतना आराम से जाएगा, बाकी इधर ले आना 2 में मिला के। बहुत टफ नहीं है, इस बार ये मन में रखना कि हाँ सीडीपी क्लियर हो जाए, मतलब सीटेट क्लियर हो जाए, 1-2 नंबर से नहीं छूटना चाहिए, ठीक है। देखिए ईवीएस में क्या आने वाला है, ईवीएस में है कंटेंट, इन्वायरमेंट, फूड, शेल्टर, वाटर, फैमिली एंड फ्रेंड्स। हमने जो कुछ भी पढ़ा है सीडीपी में, बहुत सारी चीज़ें हमने सोसाइटी से रिलेटेड पढ़ी, फैमिली से रिलेटेड पढ़ी, और अभी हम लोग जब थ्योरीज आगे करेंगे तो मोटिवेशन वगैरह जब पढ़ेंगे, तब हम लोग वहाँ पर ये भी देखेंगे कि आप एज अ पर्सन आपके क्या नीड्स हैं, क्या डिमांड्स है, 5 स्टेजेस दिया गया है वो देखेंगे, उस साइड से भी कुछ हेल्प इधर हो जाता है। और ईवीएस में मेन जो आपको देखना है इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे, अगल बगल के मौसम से, पर्यावरण कैसा है, जो आपका अभी ग्लोबल वार्मिंग चल रहा है, या तरह तरह के मौसम परिवर्तन होते हैं, और जितनी भी भू आकृतियां जिसे हम कहते हैं लैंडस्लाइड हो रहा है या बाढ़ आ रहा है, इन सारी चीजों से भी जुड़े क्वेश्चंस रहते हैं, ईवीएस ये चीजें लेकर चलेगा, ठीक है। तो आपको इसके लिए पेपर 1 अगर दे रहे हैं तब ईवीएस बहुत ज़्यादा टफ नहीं रहेगा, पेपर 1 के लिए ईवीएस टफ नहीं रहेगा। एक बार रिवाइज करेंगे हम लोग पुराना लास्ट ईयर क्वेश्चन, देखेंगे कैसा है, उसके बाद आगे लेके चलेंगे। अभी तो नहीं, आपको लेते हैं ईवीएस, कोई सर ले रहे हैं? हाँ तो सर लेंगे, आप लोग बोलिएगा कि प्रीवियस ईयर एक बार सॉल्व कर लीजिए, उससे पता चल जाएगा कि क्या क्वेश्चन करना है, किस तरह के क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। सेम उसमें भी पेडागोजी रहेगा 15 नंबर का, कैसे आप रिलेट करिएगा सारी चीज़ों को बच्चों के साथ एज अ टीचर। अभी डिटेल्ड में नहीं दे रहे हैं हम आपको, ये सिलेबस अभी डिटेल्ड नहीं है, अभी हम इसके नीचे आ रहे हैं, वहां पर सारा सिलेबस है डिटेल्ड में, ठीक है। चलिए अब देखिए पेपर 1 के लिए हमने ये देखा ना, हाँ ये तो देख लिया, ये पेपर 1 का था,
मैथमेटिक्स ईवीएस। आइए पेपर 2 के लिए देखते हैं। सेम चीज रहेगा, डिफरेंस कुछ नहीं आता है। पेपर 2 में आपका रहेगा चाइल्ड डेवलपमेंट, सेम लर्निंग से क्वेश्चन आएंगे 15 नंबर। थ्योरीज, अभी तक हमने जब पेपर 1 की बात की थी थ्योरीज से क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं थे, रहेंगे आपको बच्चों से जो बोलते हैं ना एक्सपेरिमेंटल जोड़कर ज़्यादा क्वेश्चन रहेंगे। पेपर 2 में थ्योरी से डायरेक्ट क्वेश्चन भी रहेंगे, थ्योरीज के एप्लीकेशंस पे भी क्वेश्चन रहेंगे कि ये थ्योरी ऐसे ऐसे अप्लाई किया गया, क्या है क्या नहीं है, किसकी दी हुई थ्योरी है, अप्लाई कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। इसमें थ्योरीज से भी क्वेश्चन रहेंगे। सेम है इंक्लूसिव एजुकेशन, अभी हम लोग नेक्स्ट सीडीपी में यही देखने वाले हैं, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, और उसके बाद देखेंगे इंक्लूसिव एजुकेशन। ये दोनों से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं क्योंकि हमारी जो शिक्षा प्रणाली है, जो भी एजुकेशन सिस्टम है, वो चाइल्ड सेंटर्ड ही है और वही होना ही चाहिए। जितने भी मनोवैज्ञानिक है उन्होंने क्या कहा है कि बच्चे को क्या मानो, केंद्र में मानो, और सारी चीज़ें जो टीचर भी है वो क्या कर रहा है, सिर्फ उसे गाइड करेगा, उसे आज्ञा नहीं देगा, उसे गाइड करेगा। बच्चा खुद से भी सीख सकता है, कहा गया है ना, ये किसने कहा है, जॉन डीवी क्या कहते हैं, जॉन डीवी क्या कहते हैं कि बच्चे का जो हाथ होता है वो उसका सबसे बड़ा टीचर होता है। तो उसको मैदान में छोड़ दो, गिर रहा है, पढ़ रहा है, कुछ बना रहा है, कुछ तोड़ रहा है, वो सीख रहा है, वो वैसे ही सीखता है। इसमें सारे ये जो पोर्शन है हम लोग इसमें वही सारी चीजें देखेंगे। लैंग्वेज 1, जो भी लैंग्वेज आपकी चूज की हुई रहेगी, लैंग्वेज 1 बहुत सारे लोगों का लैंग्वेज 1 हिंदी रहता है, कोई इंग्लिश चूज करते हैं, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है 1 और 2 चूज करने पे। आपको लगेगा कि मे बी मैंने हिंदी 1 में रखा है तो उसके क्वेश्चन ज़्यादा टफ रहेंगे, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, 1 में रखो 2 में रखो, क्वेश्चन एक ही लेवल का रहता है, कोई अंतर में नहीं रहता। आपकी समझ किस में ज़्यादा है, मेरा हिंदी है, हिंदी साहित्य, लेकिन हम इंग्लिश में ज़्यादा नंबर लाए थे। ये हम भी सोच रहे थे कि हिंदी का क्वेश्चन किस लेवल का दिया था, टफ रहता है, हिंदी का क्वेश्चन टफ रहता है, समझने में दिक्कत आती है, जो लैंग्वेज दिया रहता है वो, तो प्रैक्टिस चाहिए उसके लिए बहुत ज़्यादा। मैथमेटिक्स में सेम है, मेंसुरेशन यहाँ पे दिख रहा है नया पेडागोजिकल इशू। साइंस में है फूड मटेरियल, साइंस है आप लोगों में से किसी का, साइंस में देखिए क्या है, फूड मटेरियल, फूड में आप क्या खा रहे हैं, किससे क्या विटामिन मिल रहा है। मटेरियल्स में आ जाएगा सोसाइटी में किस तरह से लेकर इन चीज़ों को चलते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, वो आ जाएगा। द वर्ल्ड ऑफ लिविंग, द वर्ल्ड ऑफ सेम दे दिया, मूविंग थिंग्स पीपल एंड आइडियाज, हाउ थिंग वर्क, नेचुरल फिनोमिनन, नेचुरल रिसोर्सेज, साइंस पेडागोजिकल इशू। नेचुरल फिनोमिनन यहाँ पर बात करेंगे विज्ञान के रूप में, बच्चे में जो ग्रोथ होता है कैसे होना चाहिए, नेचुरल चीज़ें, जो एक सार्वभौमिक सत्य की हम बात करते हैं कि सूरज पूरब में उगता है, हम लोग जानते हैं ना। जब हम विकास की बात करेंगे, डेवलपमेंट की बात करेंगे, यहाँ पर सेम चीज़ आएगी कि नेचुरल फिनोमिनन क्या है, हमारा जो सामान्य भौतिक विज्ञान है वो क्या कहता है चीज़ें कैसे होनी चाहिए। आपने कुछ एक्शन किया, आप उम्मीद में रहेंगे कि यही रिएक्शन आना चाहिए, तो वो सार्वभौमिक सत्य, किसी को एक थप्पड़ मारो तो रिएक्शन, उम्मीद क्या रहेगी, बिना काम का मारोगे तो वापस पड़ेगा, ये नॉर्मल अजम्पशन है कि हाँ ऐसा ही होने वाला है। तो नेचुरल फिनोमिनन में वही सारी चीज़ें देखेंगे, टीचिंग से, लर्निंग से जुड़ी हुई और चाइल्ड से जुड़ी हुई, ठीक है। सोशल स्टडीज, ये टफ पढ़ने वाला है पेपर 2 में, इसका क्वेश्चन रहता है अच्छे खासे लेवल का रहता है, मतलब आप कह सकते हैं कि लेवल इसका मॉडरेट टू हाई रहेगा, हाई ही रहता है, मॉडरेट भी नहीं कह सकते हैं। बहुत ज़्यादा पढ़ने के बाद भी कई बार ऐसा होता है 5-6 क्वेश्चन ऊपर से चले जाते हैं, तो इसमें आप ये मत सोच के रखिएगा कि 60 है तो हम 50-40 ले आएंगे, बहुत पढ़ के जाइए, अच्छे से कवर करिएगा, टाइम दीजिएगा तो 40-50 में जा सकते हैं, अदरवाइज थोड़ा है, इसको ग्रैप्स करना टफ है, बहुत वास्ट सिलेबस हो जाता है। बोलता है 6 to 8 क्वेश्चन आपको 10 के लेवल तक का आता है, और 6 के पहले 5 को भी कवर करता है, 10 को भी कवर करता है, उतना पूरा एसएसटी। सिविक्स पढ़ना है आपको, संविधान की चीज़ें पढ़नी है आपको, हिस्ट्री की चीज़ें पढ़नी है, हिस्ट्री में कहाँ पर कौन सी मूर्ति मिली, कब मिली, क्या, मतलब बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं उसमें, कवर करना तो पढ़ सकते हैं। इसमें हम लोग नंबर जो उठा सकते हैं
आप पॉलिटिकल लाइफ में नंबर आसानी से उठा सकते हैं, सोशल और पॉलिटिकल लाइफ। सोशल लाइफ से जो भी क्वेश्चन रहेगा वो बिल्कुल प्रैक्टिकली रहेगा, आप एप्लीकेबल दिमाग मतलब सोचकर आप बता सकते हैं। लेकिन पॉलिटिकल लाइफ वाली जो क्वेश्चन रहेंगी, संविधान से रिलेटेड आपने जो भी पढ़ा है कि ये जो हमारा सिस्टम चला आ रहा है वो कैसे काम करता है, तो थोड़ा बहुत तो वो नॉलेज आप लोग रखते हैं, एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा तो वो आ जाएगा इसमें। क्लियर है? हम लोग डिटेल्ड देखेंगे अब। अभी तक हमने देखा कि क्या है, ओवरऑल सिलेबस क्या था। ये अटक क्यों जाता है सर? ऐसे ही रहने देते हैं, थोड़ा छोटा ठीक है। देखिए, पेपर 1 की बात करते हैं, 1 to 5। पेपर 1 1 to 5 की बात करेंगे हम लोग। सीडीपी में सेम क्वेश्चन 30 मार्क्स के ही रहेंगे। और क्वेश्चन कहाँ से आने वाले हैं इसमें? देखिए, चाइल्ड डेवलपमेंट हमने पढ़ा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ा है, कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विथ लर्निंग। क्वेश्चन आएंगे इससे जुड़े हुए। हमने जितने भी डेवलपमेंट की थ्योरीज करी हैं, थ्योरीज करे ना, और वो थ्योरीज से हमने क्या देखे कि बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो कैसे हो रहा है, एक दूसरे से कितना जुड़ा हुआ है, कितना संक्रमित होगा, कितना उसका इफेक्ट, किन किन चीजों का इफेक्ट उस पर पड़ रहा है। डेवलपमेंट अगर एक पोर्शन का कम हो रहा है तो दूसरे का ज्यादा हो सकता है कि नहीं हो सकता, मतलब एक दूसरे से कैसे वो जुड़े हुए हैं, ये सारी चीजें हम लोग देखें। उससे सारे रिलेटेड क्वेश्चन आपका इसमें आ जाएगा। अब इसमें लर्निंग कैसे काम करेगा, जब हमने बात करी थी कि बच्चा का शारीरिक ग्रोथ बहुत अच्छा नहीं हुआ, तो क्या कॉग्निटिव डेवलपमेंट बहुत अच्छा हो सकता है? डेवलपमेंट का एक पक्ष दूसरे पक्ष से क्या होता है, जुड़ा हुआ रहता है। आप बहुत बीमार हैं तो क्या आप बहुत प्रॉपर तरीके से पढ़ पाइएगा? मैंने कहा बीमारी की बात, लेकिन कहीं कहीं जैसे कि वो जो बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, विकलांग थे लेकिन दिमाग बहुत चलता था, तो वहां पर बातें ये थी कि वो सोए हुए नहीं रहते थे, शारीरिक रूप से अक्षम थे, लेकिन उनकी उस सारी चीजों को रोकने के लिए दवा प्रॉपर ले रहे थे, तो दिमाग पे इफेक्ट नहीं गया था और उनका दिमाग बहुत अच्छा काम करता था। तो ये कुछ अपवाद आपको मिलेंगे, लेकिन जनरली हम ये जानते हैं कि अगर एक पक्ष का विकास सही से नहीं हो रहा है तो दूसरे पक्ष पर असर पड़ेगा, और वो लर्निंग की जो प्रोसेस है उसको भी प्रभावित करेगा। आप बहुत ज्यादा शांति में जीवन नहीं गुजार रहे हैं। एडोलसेंस की बात करते हैं, बच्चे के दिमाग में बहुत टेंशन है, बहुत हेक्टिक है, वो अपनी सोसाइटी से बहुत अच्छे से कोरिलेट नहीं कर पा रहा है, तो क्या वो बच्चा, उसका ग्रोथ जो होना चाहिए, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, वो सही होगा? वो नहीं होगा, क्योंकि वो कहीं और काम कर रहा है। तो जो डेवलपमेंट था, एक में अगर रुकावट आ रही है, एक में अगर कुछ रोक टोक हो रही है, तो दूसरे में भी प्रभाव पड़ेगा। तो बिल्कुल आउटकम क्या रहेगा, जो लर्निंग प्रोसेस है वो उसका वो प्रॉपर सही वे में नहीं चलेगा, कहीं ना कहीं धीमा हो जाएगा। ठीक है? उसके बाद आती है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। हमने देख लिया है सारा प्रिंसिपल्स हमने देखे हैं, सिद्धांत, डेवलपमेंट के सिद्धांत हमने देखे हैं, क्वेश्चन उससे रिलेटेड रहेंगे। 15 नंबर का क्वेश्चन है, सोचिए इसमें बट क्या आएगा। ये वाला पोर्शन से आता है 5 नंबर का, डेवलपमेंट से कम 5 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट से 1-2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये ना पेज, हाँ इसलिए तो बोल रहे हैं, लास्ट है ना, वो हट जाएगा, ये बिल्कुल एंड में है, बिल्कुल नेक्स्ट पेज आ जाएगा। देखिए, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट की बात करेंगे, हाँ वो हमने कर ली। मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। जब भी बात करेंगे सीडीपी में, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी में, हमेशा हेरिडिटी और एनवायरनमेंट इससे जुड़े क्वेश्चन रहेंगे। डायरेक्ट नहीं रहेंगे तो आपको सोचने के लिए तर्क के रूप में क्वेश्चन इससे दिया रहेगा, इसका रोल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा कंडीशन दिया रहेगा, आपको चूज करना होगा कि ये जो कंडीशन है वो हेरिडिटी के कारण आई, एनवायरनमेंट के कारण आई, दोनों का कोरिलेशन है, मिला जुला रूप है। तो ये हमने ये सारा कर रखा है, कब कहाँ पे क्या प्रभावी होता है, किस कारण क्या हो सकता है, हमने ये चैप्टर देखा हुआ है अच्छे से।
क्वेश्चन हम लोग फिर से करेंगे रिवाइज इसका, ये इंपॉर्टेंट है, 5-7 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे इससे। नेक्स्ट आता है सोशलाइजेशन प्रोसेस, सोशल वर्ल्ड एंड चिल्ड्रन, टीचर, पेरेंट्स एंड पीयर। हमने ये पढ़ा है, ये चीजें पढ़ी है ना हमने। सोशलाइजेशन डेवलपमेंट की बात करेंगे, सोशल डेवलपमेंट की बात करेंगे तो हमने अलग अलग थ्योरीज पढ़ी है, साइकोसेक्सुअल थ्योरी पढ़ा है, साइको सोशल थ्योरी पढ़ा है। तो इन थ्योरीज में हमने यही देखा कि जो बच्चा है उसका अपना जो व्यक्तित्व का विकास होता है कैसे होगा, समाज में रहते हुए। समाज में जो दूसरे लोग हैं, दूसरी जो चीजें हैं वो आपको पूर्णतः प्रभावित करती हैं, उसका इफेक्ट आप पर पड़ता है और आप उसके अकॉर्डिंग ही अपने आप को, अपना व्यक्तित्व को देखते हैं। हमने लुकिंग ग्लास थ्योरी करी, क्या समझा कि सामने वाला हमें जैसा देखता है हम वैसा, हमें लगता है कि हाँ हम वैसे हैं, हम खुद को भी वैसा ही देखने लगते हैं। इससे इफेक्ट पड़ेगा हमारी लर्निंग पे, हमारे इंडिविजुअल पर्सनैलिटी पे। पढ़ा है हमने ये आ जाएगा इसमें। इसके बाद देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, पियाजे, कोलबर्ग एंड वाइगोत्स्की, कंस्ट्रक्ट्स एंड क्रिटिकल प्रोस्पेक्टिव्स। शब्द आया, देखिए यहाँ पे कंस्ट्रक्ट एंड क्रिटिकल प्रोस्पेक्टिव। जो पियाजे हैं उनको कंस्ट्रक्टिविस्ट कहा जाता है। उनका मानना है कि जो बच्चा है उसमें क्षमता होती है कोई भी नई चीजें कंस्ट्रक्ट करने की, बनाने की। आप उसको मैदान में छोड़ दो, खुला आसमान दे दो, वो आसमान में बहुत सारे पशु पक्षियों की आकृति को कंस्ट्रक्ट कर लेगा अपने दिमाग में। इमेजिनेशन, जो बात करी थी हमने कि बच्चा जो ईगो सेंट्रिक स्पीच कर रहा है वो कंस्ट्रक्ट करता है अपने अंदर, इमेजिनेशन करता है कि भाई मेरे पास ये कार है, अब इस कार से मैं ऐसे सुई सुई ऐसे चलाऊंगा, जो जो भी वो आवाजें कर रहा है वो उसका इमेजिनेशन है। उसने क्या किया, वो कंस्ट्रक्ट किया। ये सारे जो भी हमारे मनोवैज्ञानिक हैं इनका कहना है कि बच्चे हैं कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, वो नई आइडियाज कंस्ट्रक्ट बना सकते हैं। किसी भी प्रॉब्लम, उनको प्रॉब्लम दीजिए, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग सॉल्यूशन लेकर आ सकते हैं। कहने का मतलब है टीचिंग, अगर आप टीचिंग में जा रहे हैं तो आप कभी मत सोचिए कि आप बच्चे को बताइएगा कि तुम्हें क्या बनाना है, बच्चा उसके लिए सक्षम है। आप उसको आइडिया दे सकते हैं कि ये बनाया जा सकता है, कैसे बनाएगा, ये वो बनाएगा। क्लियर है? इनकी रिलेटेड थ्योरीज हम लोग सीडीपी में भी देखेंगे, लैंग्वेज में भी देखेंगे, कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा है बच्चे को और उसके डेवलपमेंट को। हमने एक बार तो इसको पढ़ लिया है, लैंग्वेज वाले में भी पढ़ा है, इधर भी पढ़ा है। क्वेश्चन जब करेंगे तो थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन। ये नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीडीपी में यही पढ़ने वाले हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड। बहुत सारे प्रश्न जो आते हैं चाइल्ड सेंटर्ड क्वेश्चन आते हैं कि एक बच्चे के ऊपर कैसे, क्लास में 40 बच्चा है, आपका जो टीचिंग होगा, आपका जो भी मेथड होगा टीचिंग का, वो ऐसा होना चाहिए कि ईच एंड एवरी स्टूडेंट उससे इफेक्ट हो पाए, उससे प्रभावित हो पाए, उससे उसको लाभ मिल पाए। तो अब एक एक बच्चे को तो आप पढ़ा नहीं सकते हैं, आप क्या करिएगा, अपने क्लास में ऐसा इंक्लूसिव माहौल लाइएगा, ऐसा प्रोग्रेसिव माहौल लाइएगा कि हर बच्चा उससे लाभ ले सकेगा। तो वो कैसे करेंगे, जब हम लोग ये चीजें पढ़ेंगे तब देखेंगे, और ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देखें। लैंग्वेज 2, लैंग्वेज 1 वहां पे दिया हुआ था। लैंग्वेज 2 इज ऑल्सो बेस्ड ऑन बेसिक कॉन्सेप्ट्स एज लैंग्वेज 1। लैंग्वेज 2 विल फोकस ऑन द एलिमेंट्स ऑफ लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटीज कंसिस्ट ऑफ 30 क्वेश्चन एंड ईच क्वेश्चन कैरीज 1। लैंग्वेज 1 या 2 दोनों, जैसे मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता, आप किसी को भी 1 में चूज करिए, किसी को भी 2 में चूज करिए। यहाँ बस उनको ये देखना रहता है कि आपको इस भाषा का कितना ज्ञान है। बहुत जनरलाइज क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो जो पैसेज रहता है उसको पढ़ के आप समझ पा रहे हैं कि नहीं। अगर आप एक साधारण पैसेज भी नहीं समझ पाइएगा तो बच्चे को समझा पाइएगा, तो वो तो आपको समझना पड़ेगा। थोड़ा हो सकता है शब्द ऐसे होंगे जो आप नहीं सुने हैं, वोकैबुलरी सबकी बहुत इंप्रूव नहीं रहती है। हिंदी में भी शब्द अच्छी खासी वोकैबुलरी, मतलब शब्दकोश के घनिष्ठ, मतलब कठिन कठिन शब्द वो देते हैं। इंग्लिश में भी थोड़ा टफ ही लैंग्वेज देंगे। अगर उनको कोई नॉर्मल लाइन में लिखना होगा, लैंग्वेज उनका टफ रहता है, ताकि आप समझने के लिए थोड़ी कोशिश करें। ठीक है, इसमें देखिए क्वेश्चन रहेगा 2 अनसीन प्रॉस एंड पैसेज।
टू अनसीन रहेंगे, डिस्कर्सिव और लिटरेरी और नैरेटिव और साइंटिफिक। कैसे रहेंगे ये भी बता दे रहा है कि या तो किसी घटना का वर्णन करते हुए रहेंगे, या साहित्य से जुड़े हुए रहेंगे, या कोई कथन हो सकता है, कोई आलेख वगैरह जो छपता है ना बुक्स का या न्यूज़पेपर का, वो दिया जा सकता है, या साइंटिफिक कोई भी नया साइंटिफिक चेंजेस जो हुआ है जिसको पूरे वर्ल्ड वाइड जरूरी है, न्यूज में आया होगा, उस तरह का कुछ मटेरियल। इंग्लिश में ज्यादातर वही देता है। और उसको छोड़कर अगर वो नहीं देगा तो कोई महान व्यक्तित्व के बारे में अगर किताब में पढ़ाया गया हो, जैसे कोई म्यूजिशियन हो, कोई साइंटिस्ट हो, उनके बारे में 9, 10 या 8 में किसी चैप्टर्स में पढ़ाया गया हो, तो वो चैप्टर का उठा के पोस्ट दे देता है। ठीक है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन, जैसे कि जिस बार मैंने दिया था उस बार एक संगीतज्ञ थी, उनके बारे में दिया हुआ था इंग्लिश में, उनका लाइफ कि वो कैसी थी, पिता से कैसा रिलेशन था, आगे जाके कैसे बहुत अच्छा बनी। तो उसमें ऐसे ऐसे शब्द थे इंग्लिश के कि जहाँ पे साधारण शब्द यूज किया जा सकता था पर उसको नहीं किया गया था, और बहुत कठिन शब्दों का यूज किया गया था। मतलब जिसका आप अगर आप यूज टू नहीं है उस लैंग्वेज के, तो आपको वोकैबुलरी भी उतनी इम्प्रूव नहीं रहेगी। तो आप साधारण भी अर्थ थोड़ा सोचिएगा, तो थोड़ा कठिन रहेगा, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा चाहिए इसमें। कभी भी बैठे हैं खाली, आपको सबको मैंने कहा है कि एक ले लो प्रैक्टिस सेट, उसको सॉल्व करते रहना, आइडिया हो जाएगा। ठीक है, फिर आता है पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। ये आसानी से, इसमें हम लोग 15 नंबर नहीं ला पा रहे हैं, 10 ले आएंगे, ठीक है, आराम से। और ये 15 में 15 आएगा लैंग्वेज वाले में, इसमें कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो फंसेगा। हमने इंग्लिश जो भी करा, हिंदी में अभी करा ना, लर्निंग एंड एक्विजिशन, दूसरी भाषा लर्न करते हैं, पहली भाषा एक्वायर करते हैं। मातृभाषा हमेशा क्या कहते हैं, एक्वायर कहते हैं। एक्विजिशन की कैपेसिटी बच्चे में बाय बर्थ होती है। पढ़ा हमने, किसका दिया हुआ है भाषा अर्जन क्षमता, किसकी थ्योरी है, किसकी? आप लोग सब खाइए, पकाइए और उसको बाहर फेंक दीजिए, अपने अंदर कुछ मत रखिए। ये कराया ना उस दिन, भाषा अर्जन की क्षमता किसने दिया था ये थ्योरी, कि बच्चे में जन्मजात भाषा अर्जन की क्षमता होती है। 3 ही तो है, पियाजे, चॉम्स्की, वाइगोत्स्की। किसकी थ्योरी थी ये? पढ़ नहीं रहे आप लोग, आप लोग पढ़ नहीं रहे बिल्कुल। ये तो समझ में आ रहा है, बस कॉपी में छपाई हो रहा है, छपाई होके घर में फेंका जाता है जाके। किसकी थ्योरी है भाषा अर्जन? एलईडी किसने दिया था? एलईडी किसने दिया था? किसने दिया था? वाइगोत्स्की ने नहीं दिया था, वाइगोत्स्की ने एलईडी नहीं दिया था। करते रहिए आप लोग, हम देख रहे हैं आप लोग का क्या होने वाला है। आगे देखिए, हम नहीं बताएंगे, आप लोग खुद से निकालिए किसका दिया था भाषा अर्जन। ऐसे थ्योरीज भूलिएगा जी, ये तो मतलब कंफर्म है कि क्वेश्चन आने वाला है। एलईडी 1 नंबर का आएगा, भाषा अर्जन की क्षमता 1 नंबर का आएगा, प्राइवेट स्पीच, इगोसेंट्रिक स्पीच आएगा ही आएगा। जो बिल्कुल आएगा वो कैसे भूल रहे हैं आप लोग? अभी तो हमने इंटेलिजेंस नहीं किया है, जो टफ टफ पोर्सन है जिसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा वो तो किया ही नहीं है। इजी वाले आप लोग भूल जा रहे हैं। अच्छा जा रहे हैं। प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग, फंक्शन ऑफ लैंग्वेज एंड हाउ चिल्ड्रन यूज इट एज अ टूल। ये क्वेश्चन जिस दिन मैंने भाषा पढ़ाई थी उस दिन मैंने कहा था कि किसी भी क्लास में अगर बच्चे बहुत अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं तो वो क्या है, वो बहुभाषिता एक अच्छा क्या बोल सकते हैं, टूल है क्लासरूम के लिए। आप उसको अच्छी चीजों में यूज कर सकते हैं। बच्चे अलग अलग भाषा बोलते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं, तो लैंग्वेज हमेशा कैसे यूज करेंगे, एज अ टूल, एक उपकरण की तरह। कौन सा उपकरण? जो उनको हेल्प करता है उनके मन के थॉट्स को बाहर लाने में। हमारा काम क्या है, बच्चे को एक्सप्रेसिव बनाना। अब आप उसको प्रेशर डाल रहे हो कि तुम्हारे मन में विचार रखे रहो अंदर, क्योंकि तुमको इसी लैंग्वेज में बोलना है, तो वो सीखेगा। प्राइमरी लेवल पे तो ये चीजें नहीं आएंगी, तो इसीलिए हम लोग प्राइमरी लेवल पे क्या करेंगे, बच्चे को छूट देंगे कि आप अपनी मातृभाषा का यूज करिए। क्लासरूम में अगर बच्चा है 2 क्लास का, 3 क्लास का बच्चा है, आप उससे पूछते हैं गर्मी की छुट्टियां कैसे गई, और वो बच्चा खड़े होकर अपनी मातृभाषा में बोलता है, तो क्या वो क्लासरूम के लिए सही है? ऐसा प्रश्न आता है, आप क्या कहेंगे? क्या वो क्लासरूम के लिए सही है? सही है। प्राइमरी लेवल पर हम उसे आजादी देंगे कि आप अपनी मातृभाषा में बोलो, लेकिन आप बोलो, आप एक्सप्रेस करो। ये चीज तो हम लोग कर चुके हैं।
करी हुई चीजें आप लोग भूल रहे हैं, नंबर कैसे लाइएगा ये बताइए। वो आपकी मातृभाषा है, गुजरात का बच्चा आया है उसके लिए गुजराती उसकी मातृभाषा है। यहाँ का जो नागपुरी बच्चा है 2 क्लास में पढ़ता है, अब उसके टीचर ने कहा कि भाई छुट्टी थी 1 महीने की, तुम बताओ तुमने क्या करा। वो नागपुरी में बोलना चाहता है, आप उसे रोक नहीं सकती हैं और आपको बोलने देना चाहिए। आप ये कर सकते हैं कि उसने जो चीजें कही आप उसको उस लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके क्लास में बता सकती हैं जो सारे बच्चे समझे, ये कर सकती हैं आप। लेकिन आप उसको नहीं बोलिएगा तुम चुप रहो बैठो, नहीं बोलना है, आप ये कभी नहीं करिएगा, क्योंकि आपको बच्चे को एक्सप्रेस करने का मौका देना है। टीचर को उस लैंग्वेज की जानकारी होनी चाहिए। तो आप इतना ज़्यादा एजुकेशन के बाद वहाँ पहुँचते हैं कि डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट कहा जा सकता है कि आपको इतनी तो जानकारी होगी कि आप उसकी 4 पंक्तियों को ट्रांसलेट कर पाइएगा। तमिल की नहीं बोल रही हूँ मैं, तेलुगु की नहीं बोल रही हूँ, लेकिन उत्तर भारत की जितनी भाषाएं हैं वो हिंदी से ही निकली हैं, तो सुनाई जो सुनने का प्रक्रम है वो बहुत हद तक हिंदी जैसा मिलता जुलता है। आप बंगाली भी लीजिए तो उसमें के भी जो शब्द हैं वो हिंदी से मिलते जुलते रहेंगे। आप एक बार नहीं समझ पाइएगा, 2 बार नहीं समझ पाइएगा, तीसरी बार आप उसको थोड़ा तो इंटरप्रेट कर पाइएगा ना, इंटरप्रेट कर पाइएगा। आप तमिल तेलुगु नहीं इंटरप्रेट कर पाइएगा, लेकिन इधर की जो भाषाएं हैं जो बोलियां हैं आप उसको इंटरप्रेट कर पाइएगा, और कोशिश यही होनी चाहिए। और दूसरी बात, जनरली स्कूल्स में आपने खुद देखा होगा जो टीचर्स रखा जाता है, आजकल रिक्वायरमेंट में बोला हुआ रहता है कि लोकल लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए। रहता है तो क्यों रहता है, उसको आपको लोकल लैंग्वेज में गाना सुनना है, प्रिंसिपल को बोर हो रहे हैं चलो आज लोकल लैंग्वेज में गाना गाओ, नहीं ना, क्यों, ताकि आप जिस क्लासरूम में हैं अगर उस क्लासरूम में वहां के बच्चे अपनी मातृभाषा का यूज करें तो आप समझ पाइए। कॉन्सेप्ट समझ में आया क्यों रखा गया, ठीक है। यहां तक आगे देखते हैं। A critical perspective on the role of grammar in learning and language for communicating ideas verbally and in written form. लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चन यहां तक समझ में आया। अब इस टर्म में ये कहा गया कि आप जब लैंग्वेज की बात करते हैं तो लैंग्वेज के व्याकरण की भी बात करेंगे। जो भी पर्टिकुलर लैंग्वेज है वो व्याकरण से ही सही करेक्ट किया जाता है उसको। तो आप बच्चे को जब व्याकरण सिखा रहे हैं तो कैसे सिखाइएगा कि वो उसके ऊपर एज अ बर्डन नहीं जाए। हमारा काम ये रहेगा कि किसी भी पर्टिकुलर एक इन्वायरमेंट जो दे रहे हैं, एक ऐसा कंडीशन बच्चे को दे रहे हैं, एक ऐसा संदर्भ बच्चे को दिया जाए जिसमें वो अपनी उस लैंग्वेज का यूज अच्छे से करे। जब लैंग्वेज का यूज करेगा तब वो ग्रामर का यूज करना सीखेगा। अगर आप किसी बच्चे को कह रहे हैं कि गर्मी की छुट्टी पे 10 लाइन लिखो इन इंग्लिश और इन हिंदी, बच्चा जब लिखेगा 1 लाइन गलत हो सकता है, 2 लाइन गलत हो सकता है, या सारा लाइन लिखा हुआ सब में थोड़ा बहुत ग्रामेटिकली एरर हो सकता है। आप उस एरर को पॉइंट आउट करके करेक्शन बता दीजिए, लेकिन बच्चा जो कहना चाहता था अब तक वो फीलिंग आएगा, वो एक्सप्रेशन आएगा ना, वो तो कह तो पा रहा है ना आपको। हमें इस चीज को क्या कराना है, प्रैक्टिस करना। जो ड्रिल मेथड जो आता है कि आप बच्चे से बुलवाते हैं, क्लास में बुलवाते हैं, पहले उसको बोलने का मौका दीजिए। जब वो बोल अच्छे से पाएगा तो वो लिख भी अच्छे से पाएगा। स्पीकिंग के बाद आता है ना राइटिंग, सबसे पहले क्या आता है, लिसनिंग, उसके बाद रीडिंग, उसके बाद राइटिंग, सबसे एंड में हमने राइटिंग क्यों रखा, पहले सुनो, समझो, आत्मसात करो, बोलो, पढ़ना सीखो, फिर लिखना सीखो। लिखना सबसे अंत में रखा क्योंकि वो इन सबसे एक स्टेज हायर बात हो जाती है। आप जब सुन रहे हैं मतलब आप आधा अच्छे से चीजें समझ रहे हैं, आत्मसात कर रहे हैं, फिर उसको आप पढ़ रहे हैं तो भी आप समझते हैं। बोलने जब लगते हैं तब आप समझिए कि आप अपने थॉट्स को वर्बली सही सही निकाल रहे हैं। जब लिखिएगा तब आप करेक्शन में आ जाइएगा। जब बोलना सही होने लगेगा तो लिखना भी सही होने लगेगा। ठीक है, हमें क्या करना है, बच्चे को ऐसा इन्वायरमेंट देना है, ऐसा संदर्भ देना है कि वो बोले। ये सारी चीजें हम लोग करेंगे, यहाँ तक तो कर ही चुके हैं। आगे आते हैं, चैलेंजेस ऑफ टीचिंग लैंग्वेज इन अ डाइवर्स क्लासरूम। जो मैंने अभी कहा कि किसी क्लास में बहुभाषिता है, मतलब बच्चे अलग अलग लैंग्वेज के आए हुए हैं। ज्यादातर दिक्कत या ऐसी चीजें आती है केंद्रीय विद्यालय, आप देखिएगा असम का भी बच्चा पढ़ रहा है, मेघालय का भी बच्चा पढ़ रहा है, बिहार का भी बच्चा पढ़ रहा है। अब सबके साथ आप इंग्लिश में तो ठीक है चीजें कन्वे कर लेते हैं,
लेकिन जहां पर भी बात आती है कि मातृभाषा में तुम चीजें बोलो, तो क्लासरूम में 10 बच्चे बोलने लगेंगे, 10 तरह के लैंग्वेज बोलेंगे। आपको उस टाइम पे आप कैसे मैनेज करिएगा क्लास को, आप कैसे वो अलग अलग डाइवर्स लैंग्वेज को एज अ टूल, एज अ एक का क्या कहा जाए, एक पॉजिटिव आउटकम के रूप में आप कैसे लीजिएगा, आप क्रिएटिविटी कैसे ऐसा करवाइएगा कि वो अच्छे से बाहर आए। आप कुछ ऐसा नाटक करवा सकते हैं जिसमें उनको अलग अलग जिले के या जिस भी वहाँ जहाँ से वो आ रहे हैं वैसे कपड़े पहनाकर उस लैंग्वेज में बोलकर एक आप नाटक करवा सकते हैं, ताकि बच्चे परिचित हो कि हाँ ये भी लैंग्वेज हमारे यहाँ बोली जाती है, ये भी बोली जाती है, वो भी बोली जाती है। एक तरह से आप उनको प्रोत्साहित कर सकते हैं। तो वो कैसे करिएगा वो हम यहाँ पढ़ेंगे। लैंग्वेज डिफिकल्टीज लैंग्वेज में क्या है, एरर्स क्या है, डिसऑर्डर्स क्या है। एरर्स में जो मैंने उस दिन कराया था सिमेंटिक सिंटेक्स वगैरह वो आ गया एरर्स में, और डिसऑर्डर्स में आ गया डिस्ग्राफिया डिस्कैल्कुलिया, कराया ना। तो वो पूरा लिखना नहीं कि फलाना ऐसे ऐसे हो रहा है, क्या है क्यों, मतलब सिर्फ ये जानिए कि डिस्ग्राफिया किस चीज में क्या डिसऑर्डर है, डिस्कैल्कुलिया वो कौन सा डिसऑर्डर है। ये हमने लिखा भी है, ये आ जाता है 1 नंबर में, पूछता है क्वेश्चन। अब आते हैं लैंग्वेज स्किल किसे कहेंगे, लैंग्वेज स्किल किसे कहेंगे, ये हमने देखा है अभी तक। लैंग्वेज स्किल किया है हमने, नहीं किया है, ठीक है इसको करेंगे। आगे है इवेल्युएटिंग लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रोफिशिएंसी स्पीकिंग लिसनिंग रीडिंग एंड राइटिंग, जो बात हुई थी LSRW, यहाँ पे उल्टा दिया हुआ है, ये हमेशा प्रोसेस इसी क्रम में चलेगा। आप अच्छा लिसन करिएगा, अच्छा स्पीक करिएगा, अच्छा रीडिंग करिएगा, फिर अच्छा राइट करिएगा। ये क्वेश्चन प्रश्न आता है कि सही क्रम क्या है, तो ये दिमाग में रखो, ये 1 नंबर का आता ही है। LSRW पूछा जाता है कि क्या क्रम है सीखने का। जैसे बच्चे वाले में पूछा जाता है सबसे पहले क्या करता है, क्रीप कर रहा है, क्रॉल कर रहा है, फिर स्टैंड कर रहा है, फिर वॉक कर रहा है, फिर रन कर रहा है, वो जो सिस्टम से चल रहा है वो क्वेश्चन भी आता है, तो वो दिमाग में रखिए ये सब क्वेश्चन, ठीक है। आता है टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स TLM। TLM बीएड में आपने बनाया था, TLM बनाया था ना, लेसन प्लान के साथ TLM नहीं बनाया था। दूसरे स्कूल में जाके कैसे पढ़ाते थे, TLM लेके जाते थे ना, तो सिर्फ किताबें होती थी TLM में, चार्ट पेपर होता, सब तो चार्ट ही पेपर बनाता है सबसे आसान, और कुछ क्रिएटिविटी नहीं होता है। तो टेक्स्ट बुक, मल्टीमीडिया मटेरियल्स, मल्टीलैंग्वेज रिसोर्सेस ऑफ क्लासरूम। मल्टीलिंगुअल रिसोर्सेस ऑफ क्लासरूम, जब क्लासरूम में आप जाइएगा 4-5 तक के बच्चों को बता रही हूँ मैं, इंग्लिश में भी कुछ चीज़ें बनी रहती हैं, हिंदी में भी बनी रहती हैं, संस्कृत के भी कुछ शब्द लगे रहते हैं, मैथ्स के भी बहुत सारे ये टिप्स बने रहते हैं। मतलब एक क्लासरूम में सारी चीज़ें भरा हुआ है, लैंग्वेज रिच क्लासरूम है, प्रिंट मीडिया वहाँ बहुत ज़्यादा है, तो वैसा क्लासरूम में अगर बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो वो पॉजिटिव ही रिस्पॉन्स आएगा। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि कैसा इन्वायरमेंट दीजिएगा बच्चे को अगर आपको लैंग्वेज के टर्म में बहुत ज़्यादा इन्हेंस करना होगा तो, ठीक है, यहीं पर है ये। फिर है रिमेडियल टीचिंग। रिमेडियल टीचिंग किसे कहते हैं, ये हमने नहीं देखा है अभी तक, क्वेश्चन आएगा इससे भी 1 नंबर का। रिमेडियल टीचिंग कह दिया गया कि आपने पढ़ा दिया बच्चे को, थोड़ी देर के लिए लग रहा है कि हाँ समझ में भी आ गया, पर उसने समझ लिया गलत, तो अब आप पढ़ाइएगा सुधार करवाने के लिए। सुधार रिमेडियल होता है कि कोई भी चीज़ें जो आप इनपुट दे रहे हैं अब वो बेसिकली आपने दे दिया है, अब आप सुधार कराने के लिए करवा रहे हैं, ठीक है। या फिर इसमें ये भी रहता है कि पहले से पूरा प्लान किया रहेगा, सुधार तो आप प्लान के थ्रू ही ना करवाइएगा, एक प्रोसेस लेके चलिएगा। हम लोग इसको करेंगे तब देखेंगे, ज़्यादा डिटेल नहीं है, छोटा ही पोर्शन है ये भी। मैथ्स देखना है आप लोगों को, ज़्यादा नहीं ना है, मैथ्स वाले तो है नहीं, या कोई है। नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, लॉजिकल थिंकिंग एंड लॉजिकल थिंकिंग, मैथ्स में भी बात हो रही है लॉजिकल थिंकिंग की। आप सोचिए क्वेश्चन टफ जाएगा ना, जरूरी है टफ जाएगा। अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रंस थिंकिंग एंड रीजनिंग पैटर्न्स एंड स्ट्रेटजीज ऑफ मेकिंग मीनिंग एंड लर्निंग। एक बार मैथ्स आपका हो रहा है यहाँ, सर जो ले रहे हैं उनसे क्वेश्चन आप लोग देखे होंगे कैसा किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है। एक तो कॉन्सेप्ट बेस्ड रहेगा कि भाई ये मैथ्स इसको कैसे बनाना है वो रहेगा, उसके अलावा और कैसे मैथ्स रहेंगे वो देखिएगा। प्लेस ऑफ मैथमेटिक्स एंड करिकुलम, क्यों है मैथ्स को क्यों डाला गया है,
करिकुलम में मैथमेटिक्स को क्यों डाला गया है, इतना इम्पोर्टेंस क्यों है, और कैसे दूसरे सब्जेक्ट से आप मैथ्स को जोड़ कर देख सकते हैं। ठीक है, लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स, कम्युनिटी मैथमेटिक्स, इवेल्युएशन थ्रू फॉर्मल एंड इनफॉर्मल मेथड। फॉर्मल और इनफॉर्मल मेथड, या तो आपका टेस्ट ले रहा है, यूनिट टेस्ट हो रहा है, एग्जाम्स हो रहा है, और टेस्ट भी बहुत अलग अलग तरह के होते हैं, वो हो रहे हैं। इनफॉर्मल मेथड पे आप कैसे लेते हैं, क्लासरूम में उसका कैसा बिहेवियर है, मैथ्स को लेकर सिर्फ एडिशन और सब्सट्रैक्शन ही तो नहीं है मैथ्स, बाकी बहुत सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड होती है। तो एज ए स्टूडेंट आप मैथ्स में आपने जो कुछ सीखा, आप दूसरे सब्जेक्ट में उसको कैसे अप्लाई करते हैं, ये टीचर कैसे जांचेंगे। तो ये एग्ज़ाम लेके नहीं जाते हैं, ये थोड़ी अलग तरीके से होता है, इनफॉर्मल वे में होगा, उसके बारे में कर। प्रॉब्लम्स ऑफ टीचिंग, मैथ्स टीचिंग, कि मैथ्स टीचिंग में क्या क्या प्रॉब्लम आ रहा है। हमने बात करी थी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, आपके कॉग्निशन में मैथ्स की चीज़ें नहीं घुस रही हैं, बड़ा मुश्किल हो रहा है आपको। क्लास में ऐसे बच्चे होते हैं जिनको अलजेब्रा समझाते समझाते थक जाइए आप, 4 महीना नहीं समझ में आने वाला, नहीं होता है ऐसा ना। बहुत मेहनत करें, ठीक है, हम लोग बात करते हैं कि बहुत ज़्यादा हम मेहनत करवाएंगे, ड्रिल करवाएंगे, प्रैक्टिस करवाएंगे, तो भी 100% रिजल्ट वहाँ नहीं हो पा रहा है। उस अवस्था में कैसे मैथ्स के टीचर को क्या मूव करना चाहिए, क्या स्टेप्स लेना चाहिए कि बच्चे में थोड़ा भी उस चीज़ के प्रति अट्रैक्शन हो, थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो, इसमें आएगा ये। एरर एनालिसिस एंड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग, डायग्नोस्टिक एंड रिमेडियल टीचिंग, सेम इसमें भी हर सब्जेक्ट में रिमेडियल टीचिंग आएगा, कैसे क्या है वो इस टाइम पे देखिएगा आप लोग। ईवीएस का मैंने कहा कि ईवीएस के लिए गवर्नमेंट ने कुछ गाइडलाइंस दिए हुए हैं, वो गाइडलाइंस ही आप पढ़िएगा तो 10 नंबर उस गाइडलाइंस से ही क्वेश्चन आते हैं स्टार्टिंग में। अगर ईवीएस शुरू करे होंगे तो वो मिलेगा आप लोगों को, तो 10-8 तो उसमें आना ही आना है, उसी से क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद ये सारी चीज़ें आ गई, फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेशनशिप, वर्क एंड प्ले, एनिमल्स, प्लांट। रिलेशनशिप से क्वेश्चन रहेंगे ईवीएस में। हमने जो क्वेश्चन एक करा था कि एक बच्चा जो है घर में बातें नहीं करता है, स्कूल में बहुत अच्छी बातें करता है, क्या कारण है, घर पे बहुत अच्छा इन्वायरमेंट नहीं है, मार पड़ रही है, स्कूल में इंपॉर्टेंस मिल रहा है, उसके आइडियाज को वैल्यू मिल रहा है। तो हमने क्या आंसर किया था कि बच्चे के आइडियाज को स्कूल में वैल्यू मिल रहा है। तो इसी टाइप के क्वेश्चन आपके इसमें रहेंगे रिलेशनशिप्स वाले में। वर्क एंड प्ले में क्वेश्चन रहेंगे कि एज अ चिल्ड्रन बच्चे का क्या बिहेवियर होगा, और एज अ पेरेंट्स, एज अ टीचर सामने वाले पर्सन का क्या बिहेवियर होना चाहिए। और चूंकि आप एज अ इंस्ट्रक्टर काम करिएगा, एज अ गाइड काम करिएगा, तो आप कैसा बिहेव करिएगा। क्वेश्चन इसमें भी तर्क वाले रहेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं रहेंगे, तार्किक रहेंगे, मतलब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तब आप क्वेश्चन पढ़ के समझ के तब आंसर करना रहेगा। एनिमल्स, प्लांट्स, प्लांट से क्वेश्चन रहेंगे जनरली। पेपर 1 की बात हो रही है तो यहाँ पे टफ लेवल नहीं रहता है, इसमें पेपर 1 में टफ लेवल नहीं रहेगा, आप नंबर ले आ पाइएगा। आगे देखिए, फूड, शेल्टर, वाटर, ट्रैवल, थिंग्स वी मेड एंड डू, ये आता है, इससे क्वेश्चन आता है थिंग्स वी मेक एंड डू, क्योंकि ये ईवीएस का जो टर्म है ये गवर्नमेंट ने दिया हुआ है। गवर्नमेंट में मैंने कहा ना कि 4 या 5 टर्म्स दिए हुए हैं, उस टर्म्स से क्वेश्चन आता है, तो ये भी उनका दिया हुआ है, थिंग्स वी मेक एंड डू, क्वेश्चन इससे भी आएगा। इसमें कैसा क्वेश्चन आएगा, मेरे पास क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर, हम एक दिन क्वेश्चन ला के आप लोगों को सॉल्व करा देंगे। पेपर 1 एंड पेपर 2 बोथ है मेरे पास, तो आपको आइडियाज हो जाएगा कि ईवीएस में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, पेडागोजिकल इश्यूज कैसे रहेंगे ईवीएस में। कॉन्सेप्ट एंड स्कोप ऑफ ईवीएस, क्वेश्चन आया था एक बार कि ईवीएस को क्यों डाला गया था, एनवायरमेंटल साइंस को बच्चे के सिलेबस में क्यों डाला गया, क्या सोच कर डाला गया, क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता है, तो ये क्वेश्चन आएगा। इसी में आ गया ये कॉन्सेप्ट एंड स्कोप, क्या है उसका कॉन्सेप्ट इसको डालने का, और पढ़ाने का फायदा क्या है, बच्चे में ओवरऑल डेवलपमेंट आएगा इसको पढ़ाने से। इन्वायरमेंटल स्टडीज एंड इन्वायरमेंटल एजुकेशन, इसमें सारा वो आ जाएगा जितना भी समझौता हुआ है आपके पर्यावरण से लेकर पहले पहले तक अभी तक, कोई चेंजेस हो रहा है, किस गैस का क्या इफेक्ट पड़ रहा है, कौन सा पर्यावरण प्रदूषण का कारक फैक्टर क्या है, ये सब दिया रहेगा, ऑप्शन आपको चुनना होगा। ये थोड़ा बहुत आप हमने साइंस में जो पढ़ा हुआ ना 5, 6, 7, 8 तक में आप आ जाओ,
साइंस में आपने बहुत सारी चीजें पढ़ी थी कि ये कीटाणु से ऐसा ऐसा कुछ हो रहा है, तो वो चीजें यहाँ पर इंक्लूड हो जाती हैं। अलग से साइंस करके नहीं दे रहा, ईवीएस दे रहा है एनवायरमेंटल साइंस, तो ये सारी चीजें इंक्लूड करेगा। क्लियर है? लर्निंग प्रिंसिपल्स, ईवीएस का लर्निंग प्रिंसिपल्स क्या होगा? स्कोप एंड रिलेशन ऑफ साइंस एंड सोशल साइंस। साइंस और सोशल साइंस का क्या रिलेशन है? सोशल साइंस में आपका आ गया सिविक्स, हिस्ट्री, जियोग्राफी, और साइंस में आपका आ गया फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। इन छह का आपस में क्या रिलेशन है, कैसे जोड़कर आप समझ सकते हैं? इसमें रहेगा अप्रोचेस ऑफ प्रेजेंटिंग कॉन्सेप्ट। आप कोई भी कॉन्सेप्ट अगर बच्चे के सामने रख रहे हैं, जैसे मैंने उस दिन भी बताया था, जिस दिन हम लोग पढ़ रहे थे मेथड ऑफ टीचिंग, जिस दिन हम लोग कर रहे थे, मैंने कहा था कि आप बच्चे के सामने जाओगे पढ़ाने के लिए, या तो डायरेक्ट टर्म बता दोगे कि आज ये पढ़ने वाले हैं, या एग्जाम्पल के थ्रू आओगे कि आज हम लोग ये पढ़ेंगे। ये दोनों प्रोसेस से चलते हैं ना हम लोग। इसमें हम लोग वही देखेंगे कि अप्रोचेस ऑफ प्रेजेंटिंग कॉन्सेप्ट, कोई भी नया कॉन्सेप्ट आप बच्चे की तरफ ला रहे हैं तो आप कैसे अप्रोच करिएगा कि वो बहुत पॉजिटिवली उसको ले, बच्चे में हीनता नहीं आए, मतलब पढ़ने से बोरियत नहीं आए, जागृति आए, एक आकांक्षा आनी चाहिए, एक अंदर में ये होना चाहिए कि हाँ भाई क्या है नया, कैसे इसको और जाने, ये वाला चीज आना चाहिए। ये कब आएगा? जब उस आप टॉपिक को इंटरेस्टिंग वे में बच्चे के सामने लेकर जाइएगा। वो कैसे लीजिएगा, वो इसमें रहेगा। एक्टिविटीज, क्या क्या एक्टिविटीज कराते हैं सब्जेक्ट रिलेटेड। मैंने कहा था कि एसएसटी का बच्चा है, भूगोल का विद्यार्थी है, आप उसको अपने जिले में पाए जाने वाले कोई भी वन का प्रकार दिखाना चाहते हैं, आप क्या करिएगा, किताब में छपा हुआ वन का फोटो दिखा दीजिएगा, या पेपर में प्रिंट आउट निकालिएगा, सब बच्चों को बांट दीजिएगा, बच्चों को एक ट्रिप पर लेकर जाइएगा। तो इसमें से आप क्या करिएगा एज एसएसटी टीचर, तो आप ट्रिप पर लेकर जाइएगा, ठीक है। लेकिन कंडीशन उसमें अगर और थोड़ा मॉडिफाई कर देगा, ट्रिप पर ले जाना पॉसिबल नहीं होगा, उसमें से कुछ बच्चे विकलांग है, कुछ अंधे हैं, आपका जो क्लास है इंक्लूसिव क्लासरूम है, तब आप क्या करिएगा, तब आप मल्टीमीडिया का सहारा लीजिएगा, ठीक है। तो ये दिमाग में रखना है कि क्लासरूम कैसा है, उसके अकॉर्डिंग आपको डिसीजन लेना है। अब ये नहीं कि पूरे विकलांग बच्चे हैं, कोई देख भी नहीं पा रहा, अच्छे से चल भी नहीं पा रहा, अब लेके जाओ मैदान में, 2 बच्चे चल रहे हैं, बाकी को आप ही ढो रहे हैं, तो बच्चा सीख पाएगा? नहीं सीख पाएगा। तो हमें क्या करना होगा, दिमाग से काम करना है। हम मल्टीमीडिया का सहारा लेंगे, बच्चे को बिल्कुल अच्छे से हम वो जिस जगह घुमाने ले जा रहे थे उसका वीडियो दिखाएंगे, वीडियो से समझ में आएगा, क्लियर होगा, कुछ तो क्लियर होगा। जहां बिल्कुल बोरियत वाली पढ़ाई थी कि ये पढ़ो, ये यहाँ पर ऐसा जंगल पाया जाता है, उसकी तुलना में बच्चा देख के सीख रहा है, तो आप एक स्टेज आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। ये आएगा इसमें एक्टिविटीज में। फिर आता है एक्सपेरिमेंटल प्रैक्टिकल वर्क। जितने भी आप प्रोजेक्ट्स देते हैं बच्चे को, ग्रुप बना कर दे रहे हैं, इंडिविजुअल दे रहे हैं, नए नए चीजें हम लोग करवाते हैं, वो कैसे करवाना है, इसमें वो आएगा। डिसीजन, सीसी, सीसी आ जाएगा इवेल्युएशन का, कि आप जो टेस्ट ले रहे हैं सीसी प्रोसेस पे लेते हैं, ठीक है, कैसे ले रहे हैं, क्यों वैसे लेना चाहिए, क्या फायदा है लेने का, ये सारा इसमें आएगा। टीचिंग मटेरियल ऐड, जो भी हमने टीएलएम की बात करी। और फिर आता है प्रॉब्लम्स, कि इतना सारा कुछ करने के बाद भी अगर आपके क्लास में प्रॉब्लम हो रही है, बच्चा को लर्निंग अच्छे से नहीं हो रहा है, इन्वायरमेंट प्रॉब्लमेटिक हो रहा है, तो आप उसको कैसे सॉल्यूशन करिएगा, आप रिमेडियल टीचिंग करिएगा ना, वहीं पर ना रिमेडियल टीचिंग काम आएगी हमारी। क्लियर है यहाँ तक? पेपर 2 6 to 8, इसमें हम पहले सीडीपी देखेंगे, मेन है हमारा 6 to 8। पेपर 1 आप लोग आसानी से क्लियर कर लेते हैं, बहुत कम लोग उसमें फंसते हैं। पेपर 2 में थोड़ा टफ हो जाएगा, लेकिन अभी भी मैं कहूंगी कि पेपर 1 हो, पेपर 2 हो, सीडीपी ऐसा क्वेश्चन आएगा कि आप इसमें 28 ला सकते हैं, आसानी से ला सकते हैं, तो इस पे फोकस रखिएगा। कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग, ये हमने कर लिया है। प्रिंसिपल ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन हमने कर लिया है। इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट हमने कर लिया है। सोशलाइजेशन प्रोसेस, सोशल वर्ल्ड एंड टीचर पेरेंट्स पीयर, इन तीनों को बहुत अच्छे से समझा है कि अगर टीचर रहेगा कैसे उस काम करेगा, पीयर ग्रुप में आप कैसे काम करिएगा, क्या इन्फ्लुएंस आपके ऊपर पड़ने वाला है, ये भी हमारा करा हुआ है, ठीक है। फिर आता है पियाजे, कोलबर, वाइगोत्स्की, कंस्ट्रक्शन एंड क्रिटिकल पर्सपेक्टिव, जो हमने पेपर 1 में देखा था, सेम है सिलेबस, ये भी हुआ है हमारा। कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड, ये हम नेक्स्ट करने वाले हैं। प्रोग्रेसिव एजुकेशन, प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात किसने की थी, बताया था उस दिन मैंने, प्रगतिशील शिक्षा। एब्सेंट थे आप, और बाकी आप लोग भी दिमाग से एब्सेंट थे। महात्मा गांधी,
आप लोगों को क्या करें हम, आप लोगों को नहीं मन है सीटेट क्लियर करने का? मतलब ये सबसे इजी है जो रटा जाना चाहिए। अब इसके लिए भी दोबारा कॉपी खोलना पड़ेगा। प्रोग्रेसिव एजुकेशन महात्मा गांधी जी का दिया हुआ है। क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ द कंस्ट्रक्ट ऑफ इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन अच्छे खासे बनते हैं, तर्क वाले क्वेश्चन बनते हैं। अभी तक आप लोगों ने हार्ड कठिन कुछ भी नहीं पढ़ा है, जब ये करेंगे ना तो ये टफ होने वाला है। इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस का मल्टी डायमेंशनल थ्योरी क्या कहता है, अलग अलग तरह के इंटेलिजेंस होते हैं, किसमें कैसे काम करेगा, किसमें मिला जुला कर काम करेगा, किसको विशिष्ट कहेंगे, आईक्यू लेवल क्या है, ये सारी चीजें इसमें आएंगी। क्वेश्चन आएगा इससे। मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस मैंने अभी कहा, ये अलग से टर्म दे दिया है तो सोचो क्वेश्चन इससे देगा ही देगा। फिर आता है लैंग्वेज एंड थॉट। लैंग्वेज प्रोसीड करता है थॉट्स को कि थॉट प्रोसीड करता है लैंग्वेज को? किसने क्या कहा था? पियाजे ने क्या कहा था? थॉट्स प्रोसीड्स लैंग्वेज कहा था? नहीं आप लोग नहीं पढ़ रहे हैं, बहुत बुरी बात है। हमने ये लास्ट क्लास में कहा पढ़ा है। पियाजे कहते हैं कि आवर थॉट्स प्रोसीड्स लैंग्वेज। हमारा जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो लैंग्वेज डेवलपमेंट को इफेक्ट करेगा। वाइगोत्स्की ने क्या कहा था कि लैंग्वेज प्रोसीड्स आवर थॉट, लैंग्वेज प्रोसीड्स आवर कॉग्निटिव डेवलपमेंट, है ना? यही चीजें है ना? आप लोग पढ़ पढ़ के भूल रहे हैं, कैसे चलेगा? अब आप लोग हो गया 5 क्लास के बच्चे, हम आएंगे और सबसे पहले पूछेंगे बच्चों आज ईवीएस बुक लाए हो? तो आप लोग बोलेंगे यस मैम लाए हैं। इस टाइप से ट्रीटमेंट होना पड़ेगा। अब नहीं, मैंने लास्ट क्लास में पढ़ा हुआ है पियाजे वाइगोत्स्की, कैसे भूल सकते हैं आप लोग, जबकि हम डिफ्रेंशिएट करके बताए हैं ईगोसेंट्रिक किसका है, प्राइवेट किसका है, थॉट प्रोसीड्स लैंग्वेज, लैंग्वेज प्रोसीड्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इनको और दिक्कत है, दोनों का एक ही जैसा लगता है, तो पढ़ाया किस लिए गया है आपको? वही डिफ्रेंशिएट करने के लिए ना, दोनों का एक जैसा लग रहा है। चलिए आगे देखते हैं। ये हो चुका है जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट, जेंडर रोल्स, जेंडर बायस, एजुकेशनल प्रैक्टिस। बहुत अच्छे से हुआ है, एक भी क्वेश्चन छूटा इसका तो तुम लोग सोच लेना, क्योंकि पूरा हम एक क्लास दिए इसको, बिल्कुल अच्छे से समझाया गया है कि क्या है जेंडर कंस्ट्रक्ट, क्यों हमने कहा कि एक सोशल कंस्ट्रक्ट है, सेक्स को क्यों कहा कि वो बायोलॉजिकल है, वो तो है ही बायोलॉजिकल, इसको क्यों कहा कि ये सोशल है, क्या डिफरेंसेस है, कैसे सोसाइटी चलती है, आपको कैसे ओवरकम करना है एज अ टीचर, आपको कैसा लीड करना है सोसाइटी में बच्चों के सामने। अब आता है और सबसे इंपॉर्टेंट, हमने अभी तक इंटेलिजेंस नहीं किया है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसके बाद देखिए इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमॉन्ग लर्नर्स, अंडरस्टैंडिंग डिफरेंसेस बेस्ड ऑन डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेज, कास्ट, जेंडर, कम्युनिटी एंड रिलीजियन। ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात करेंगे तो बहुत लंबा बात जाएगा, बहुत वास्ट जाएगा, और इससे क्वेश्चन अच्छे खासे आते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे, तो उसको अच्छे से करेंगे, अभी नहीं किया हमने। द डिस्टिंक्शन बिटवीन असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग, स्कूल बेस्ड असेसमेंट, कंटिन्यूअस एंड कंप्रेसिव इवोल्यूशन, पर्सपेक्टिव एंड प्रैक्टिस। दो चीजें आई, असेसमेंट फॉर लर्निंग और असेसमेंट ऑफ लर्निंग। असेसमेंट फॉर लर्निंग की बात की गई कि आप जो सिखा रहे हैं बच्चे को कैसे सिखा रहे हैं, उसके लिए जो हम असेसमेंट करेंगे कि हमारा जो टीचिंग प्रोसेस है वो कैसा जा रहा है, बच्चे को समझ में कितना आ रहा है, एक वो होगा। एक असेसमेंट करेंगे बच्चा कितना सीख पाया, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, हमने सिखा दिया, सारा सिलेबस कंप्लीट करा दिया, अब हम देखेंगे कि उधर से आउटपुट कितना होता है। ठीक है, दोनों ये करेंगे हम लोग। स्कूल बेस्ड असेसमेंट क्या है, स्कूल में कैसा होगा, आपका मेन जो मायने रखेगा स्कूल बेस्ड असेसमेंट से ज्यादा सोसाइटी बेस्ड असेसमेंट, कि आप जब पढ़ लिख के बाहर निकलते हैं और बिहेवियर आपका बाहर कैसा होता है, चीजों को आप कैसे लेकर चलते हैं। नेक्स्ट, जैसे कि आप लोग सब पढ़ के निकल गए, अब टीचर बन रहे हैं, तो अब जो असेसमेंट होगा वो आपके ऊपर होगा ना, आपके कैरेक्टर पे होगा, आपने क्या सीखा और अब आप क्या सिखाने जा रहे हैं।
क्लियर है? ये इसमें आएगा। फॉर्मुलेटिंग एप्रोप्रिएट क्वेश्चन फॉर असेसिंग रेडीनेस level of learners for enhancing learning and critical thinking in the classroom and for assessing learner achievements। ये सारी चीजें एक साथ करेंगे हम लोग। लर्निंग में आएगा कि बच्चे को आपने सिखाया, आप उसका असेसमेंट कर रहे हैं, तो ऐसा असेसमेंट करना चाहिए। पनिशमेंट की बात हमने नहीं की, हम पनिशमेंट नहीं देंगे। मोटिवेशन की बात आएगी यहाँ पे, री-इन्फोर्समेंट की बात आएगी यहाँ पर, इसी में कि बच्चे को सिखाने के बाद आपको प्रोत्साहित करना है। कहीं ना कहीं वो धीमा पड़ रहा है, सीखने की गति स्लो कर रही है, तो आप क्या करेंगे? आप री-इन्फोर्समेंट देंगे बच्चे को, आप मोटिवेशन देंगे बच्चे को, वे ऑफ टीचिंग चेंज करेंगे, TLM ऐड करेंगे, क्लासरूम का माहौल चेंज करेंगे। मतलब आप जितना भी पॉजिटिव इनिशिएटिव ले सकते हैं वो सारा लेंगे, वो इसमें आ जाएगा। क्योंकि आपको अपना लर्निंग इनहेंस कराना है, बच्चे को सिखाने की जो क्षमता है वो बढ़ाना है, सीखने की क्षमता। ठीक है, अब आता है कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। 5 नंबर का क्वेश्चन है। एंड अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स, एड्रेसिंग लर्नर फॉर डाइवर्स बैकग्राउंड इंक्लूडिंग डिसएडवांटेज एंड डिप्रीव्ड। 2 चीजें आई, अलग अलग बैकग्राउंड के बच्चे अगर आपके क्लासरूम में आ रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि हमेशा आपका क्लासरूम बहुत अच्छा इससे पॉजिटिव इन्वायरमेंट में जाए। हो सकता है कुछ बैकड्रॉस भी हों, तो क्या बैकड्रॉस होंगे वो यहाँ पे देखेंगे। एड्रेसिंग द नीड्स ऑफ चिल्ड्रन विथ लर्निंग डिफिकल्टीज इम्पेयरमेंट, कुछ बच्चे जिनमें दिक्कत होगी उनके लिए आप क्या करिएगा, क्या क्या करना चाहिए कायदे से यूनिवर्सली, वो सारी चीजें इसमें देखेंगे। एड्रेसिंग द टैलेंटेड क्रिएटिव, क्वेश्चन आता है इससे, टैलेंटेड किसे कहा गया? क्रिएटिव स्पेशली एबल्ड लर्नर। क्वेश्चन था एक बच्चे की क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा है, तो क्या वो इंटेलिजेंट भी है? नहीं। क्रिएटिविटी मैंने उस दिन बताया था कि आपका जो ब्रेन है 4 भागों में बटा हुआ है। यहाँ पर आपकी लर्निंग है, यहाँ पर आपकी क्रिएटिविटी है, यहाँ पर आपका इंटेलिजेंस रहता है। तो इंटेलिजेंस ही इधर है, क्रिएटिविटी इधर है, दोनों अलग अलग लॉब में है, तो एक साथ काम नहीं कर सकता। होता है कभी कभी कि कुछ बच्चे इंटेलिजेंट भी है, वाइस वर्सा वो बहुत ज्यादा क्रिएटिव भी है, लेकिन जनरली अगर आप क्रिएटिव हैं और आपसे ये उम्मीद की जाए कि आप बहुत इंटेलिजेंस भी हो, तो ये जरूरी नहीं है, ऐसा कम ही होता है। क्वेश्चन ये आया हुआ है। आगे देखिए, लर्निंग एंड पेडागोजी 10 क्वेश्चन, 10 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हम लोग देखेंगे अभी। इसके बाद जो हम लोग चाइल्ड सेंटर्स पढ़ेंगे उसमें ये सारी चीजें आ जाएंगी कि हाउ चिल्ड्रन थिंक एंड लर्न, हाउ एंड व्हाई चिल्ड्रन फेल टू अचीव सक्सेस इन स्कूल परफॉर्मेंस। कैसे बच्चे सोचते हैं। एक बात बताइए, आप जो सोच रहे हैं, बच्चा जो सोच रहा है, दोनों की क्वांटिटी में कोई अंतर नहीं होता। अगर आप एट अ टाइम इतने बड़े होकर आपके मन में 500 थॉट्स आ रहे हैं, बच्चा अगर 6 साल का भी है उसके मन में भी 500 थॉट्स आ रहे हैं, आते हैं। आप सोच रहे हैं करियर को लेकर, बच्चा सोच रहा है अपने खिलौने को लेकर, टूट गया है, रेड कलर का चाहिए था, आज तो मम्मी ला कर नहीं दी, पता नहीं कब ला के देगी, पड़ोसी के पास इतना अच्छा, उसके पास ऐसा, वो खिलौना मेरा मांग रहा था, हम उसको नहीं देने वाले, अब वो आएगा हम छुपाएंगे। आप सोचो, वो इतना सब कुछ सोचते रहता है अंदर, आप भी सोचते हैं, दोनों सोच रहे हैं, दोनों की मात्रा में कोई अंतर नहीं है। डिफरेंस रहेगा आपके प्रकार में, टाइप ऑफ थिंकिंग। आप सोच रहे हैं अलग हाई लेवल का, उसका लेवल डाउन है, बस यही अंतर होगा। कहने का मतलब है थिंक करने की कैपेसिटी एज अ चिल्ड्रन उसके पास वैसी ही है जैसी आपके पास है, ठीक है। इसीलिए ये जो है कि हाउ चिल्ड्रन थिंक एंड लर्न, बच्चे में सीखना बहुत आसान होता है क्योंकि सीखने की कैपेसिटी ज्यादा होती है, लर्न करने की कैपेसिटी ज्यादा होती है क्योंकि आपके पास थिंकिंग कैपेसिटी भी ज्यादा है। हमने डायरेक्शन दिया कि अब तुम पॉजिटिव वे में सोचो, अभी तक वो बेफालतू की बातें सीख रहा था, आप उसको एक मोटिव दे दीजिएगा और बोलिएगा इस मोटिव पे सोचो, तो वो सोचेगा। स्पेलिंग बी जो प्रतियोगिता होती है वर्ल्ड वाइड, उसमें देखते हैं आप कि 11 साल का बच्चा, 9 साल का बच्चा, कैसे वो लोग इतना अच्छा परफॉर्मेंस कर पाते हैं, क्योंकि उनको मोटिव दिया रहता है कि भाई तुम इस साइड सोचो, वो उस साइड अपनी थिंकिंग को लगाते हैं तो ही आगे जाते हैं ना। तो एक मोटिव देना जरूरी है उनको, यही है कि कैसे वो थिंक करते हैं। और कभी कभी बच्चे फेल हो जाते हैं अपने टारगेट को अचीव करने में, क्या रीजन है, क्यों करते हैं, हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। फिर है बेसिक process of teaching and learning, children's strategies of learning, learning as a social activity, social context of learning। learning informal formal दोनों है, फॉर्मल हम स्कूल्स में दे रहे हैं और इनफॉर्मल लाइफ लॉन्ग थ्रू आउट द लाइफ कहाँ चलती है, सोसाइटी में चलती है, फैमिली में चलती है। कैसे इन्फ्लुएंस करेगा हमारा सोसाइटी हमारी लर्निंग को, ये यहाँ पर देखेंगे।
चाइल्ड एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर एंड साइंटिफिक इंपॉर्टेंट टर्म है, क्वेश्चन इससे अच्छे आते हैं। प्रॉब्लम सॉल्वर किसने कहा? रूसो ने भी माना है बच्चा समस्या का समाधान कर सकता है। जॉन डीवी भी यही मानते थे कि वो प्रॉब्लम सॉल्वर है, उसको प्रॉब्लम दो वो सॉल्व खुद करेगा। उन्होंने कहा था, रूसो ने कहा कि बच्चे जलती हुई अगरबत्ती के पास बच्चे को छोड़ दो, मोमबत्ती के पास मत बताओ कि वो आग है, वो छुएगा, हाथ जलेगा, वो समझ जाएगा कि वो आग है, नेक्स्ट टाइम से इसको छूना नहीं है। मतलब प्रॉब्लम आएगा वो सॉल्व कर लेगा, उसके पास इतनी कैपेसिटी है। ये अलग अलग इसमें आइडियाज आएंगे, अलग अलग एग्जाम्पल्स आएंगे, हम लोग इसमें देखेंगे। फिर आता है अल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन ऑफ लर्निंग इन चिल्ड्रन, अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रंस एरर, बच्चों की गलतियां सिग्निफिकेंट स्टेप इन द लर्निंग प्रोसेस। जो भी थोड़ी बहुत गलतियां आ रही हैं लर्निंग प्रोसेस में एज अ चिल्ड्रन वो सामना कर रहे हैं, तो किस कारण? हेरिडिटी है, इन्वायरमेंट है, क्या कारण से ऐसा हो रहा है? यूनिवर्सली अगर देखें तो क्या कोई फिक्स्ड पैटर्न चल रहा है? अगर चल रहा है तो उसको कैसे दूर किया जा सकता है, वो इसमें आएगा। अल्टरनेटिव ये हो गया। कॉग्निशन एंड इमोशंस हमने कर लिया है ना, कॉग्निशन एंड इमोशंस क्वेश्चन उस पर ये करके रखना। फिर आता है मोटिवेशन एंड लर्निंग, ये इंपॉर्टेंट है, मोटिवेशन से क्वेश्चन आएगा, कोलबर्ग की थ्योरी आएगी ना, कोलबर्ग की थ्योरी मोटिवेशन में। और किसकी थ्योरी आएगी? पियाजे ने नहीं दिया मोटिवेशन पे थ्योरी, किसकी? स्किनर पढ़ेंगे हम लोग इसको। फैक्ट्स कंट्रीब्यूटिंग टू लर्निंग, पर्सनल एंड एनवायरनमेंट, ये भी देखेंगे। उसके बाद लैंग्वेज वाला ही है, उसको ज़्यादा डिटेल में हम लोग नहीं देखेंगे क्योंकि सेम है, अभी हमने जो देखा लैंग्वेज में का सेम ही है, वहाँ पे लर्निंग एंड एक्विजिशन सेम चलेगा। ये मेन हमारा सीडीपी था, कुछ उसमें इम्प्रूव करता है कि नहीं, देखिए क्या सीडीपी का हमने देख लिया। अब जो भी बचा है वो सब्जेक्टिव बचा है, सब्जेक्ट रिलेटेड, तो उतना हम लोग नहीं देखेंगे। हमने अपना लैंग्वेज रिलेटेड देख लिया, लैंग्वेज 1 और 2, हमने सीडीपी देख लिया, पेपर 1 पूरा देखा। मोस्ट इंपॉर्टेंट समझ में क्या आया कि ये जो तीनों है इस पे अच्छा टारगेट करिएगा, तो बाकी जो भी बच रहा है 20 नंबर ही उधर से चाहिए, 15 भी लाओगे सफिशियंट है, पास कर जाओगे। 90 ही चाहिए, टॉपर नहीं बनना है। 120 आराम से आएगा, हम दिला देंगे आपके बदले, हम एग्जाम देने हमको भेज दीजिएगा, हम दिला देंगे। ये आपको देना होगा ना। देखिए कैसे होगा ये, आप जो भी पढ़ रहे हैं जाके रिवाइज करिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए। हम लोग यहाँ भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन रिवाइज करना जरूरी है ना। जैसे पियाजे पढ़ा, वाइगॉस्की पढ़ा, दोनों मिला जुला के खा गए आप लोग, तो खा गए तो यहाँ ही रखो ना, खा के बाहर क्यों फेंक के आ गए? ठीक है, बीच बीच में हम टेस्ट ले लेंगे, और उसके बीच आपका आ गया एग्जाम नजदीक तो बोलिएगा नहीं कि सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है मेरा। हम क्या करेंगे, पहले हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटेलिजेंस, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन, प्रोग्रेसिव एजुकेशन, ये सारे कंप्लीट कर लेंगे। मोटिवेशनल थ्योरीज आते हैं, उसको देख लेंगे। बीच में क्वेश्चन लाएंगे इनसे रिलेटेड, टेस्ट अभी नहीं करते हैं, अभी ये थोड़ा कर लेते हैं फिर टेस्ट करेंगे। ठीक है, ये समझ में आया सबको कि किस पे फोकस करना है? सीडीपी वाले पे फोकस करना है। और जो हमने पढ़ लिया अभी तक, जितना भी पढ़ा है आपने, 15-20 नंबर का पढ़ लिया है। 15 नंबर का तो एटलीस्ट श्योर रहो कि 15 नंबर का पढ़ लिया है, तो वो 15 नंबर एश्योर कर रहे हो आप लोग? नहीं लग रहा हमको, इनका तो और नहीं लग रहा है, कंफ्यूजन में चल रहे हैं। पियाजे वाइगॉस्की दोनों को लेके खा रहे हैं, पका रहे हैं, जाने क्या कर रहे हैं। बहुत आसान है। पियाजे क्या बोल रहे हैं? थॉट प्रोसीड्स लैंग्वेज। वाइगॉस्की कहते हैं लैंग्वेज प्रोसीड्स थॉट्स, या हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ये बात करते हैं ईगोसेंट्रिक की पियाजे, और ये मानते हैं कि ईगोसेंट्रिक स्पीच जरूरी नहीं है। वाइगॉस्की बात करते हैं प्राइवेट स्पीच की, और वो कहते हैं कि प्राइवेट स्पीच जरूरी है। ठीक है, इन्होंने सोसाइटी को इंपॉर्टेंस दी नहीं दी, इन्होंने दी, ये चीजें सारा कराया हुआ है। वापस से रिवाइज करो, नहीं समझ में आता तो एक दिन फिर डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन या चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग। थोड़ा देख कर आइएगा ताकि समझने में आसान रहे।